हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र बुड़ानिया आज एक बार फिर आपके सामने आया हूँ एक विशेष टॉपिक के ऊपर आपको खास इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वो है एसीएल सर्जरी या पीसीएल सर्जरी, नी के लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के अंदर कौन सा इम्प्लांट इस्तेमाल करा जाए। यूजुअली पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि डॉक्टर आप हमारे लिगामेंट को फिक्स करने के लिए मेटल के स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे कि घुलने वाले स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें लगा कि ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इसके ऊपर आपको एक साथ इन्फॉर्मेशन दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, एसीएल के लिगामेंट को फिक्स करने के लिए फीमर के साइड और टिबिया के साइड, घुटने के ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम जो है वो इम्प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर स्टैंडर्ड इम्प्लांट है, एंडो बटन अलग अलग कंपनियों के आते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन टिबिया के साइड स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है सामान्यतः। उस स्क्रू के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम आपको बताएंगे कि मुख्य रूप से ये 3 तरह के स्क्रूज होते हैं। पहला स्क्रू जो होता है वो टाइटेनियम मेटेलिक स्क्रू होता है। ये ऐसे स्टेनलेस स्टील मटेरियल का भी आता है, लेकिन काफ़ी कम उसको इस्तेमाल किया जाता है, टाइटेनियम का। दूसरा स्क्रू जो होता है वो पीक स्क्रू, PEE पीक, पॉलीइथाइलिन ईथर कीटोन पॉलीमर मटेरियल का बना हुआ स्क्रू होता है। और तीसरा स्क्रू है ये बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू है। यह स्क्रू जो है वो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड या पॉली एल लैक्टिक एसिड के साथ साथ हाइड्रोक्सी एपेटाइट या बीटा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट मटेरियल की कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। तो इन तीनों स्क्रूज के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये स्क्रू है टाइटेनियम का स्क्रू। हार्ड मेटेलिक स्क्रू होता है, इसके थ्रेड्स हार्ड होते हैं, ऑल्दो इसको डिजाइन करने के लिए राउंड थ्रेड्स करे गए हैं और इसका हेड भी बिल्कुल राउंडेड किया गया। फायदा ये होता है डालने में आसान रहता है और जहां हम डालना चाहते हैं वहां डाला जाता है, वहां चला जाता है। लेकिन इसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं दोस्तों, क्योंकि ये हार्ड मटेरियल का बना होता है, इसलिए इसको जब डालते हैं तो सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट को ये वीक करता है, इसके काटने की चांसेस रहते हैं। इसको डालते समय काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो ग्राफ्ट इस स्क्रू के बाद टूट सकता है। ग्राफ्ट के ऊपर जो थ्रेड्स हम यूज़ करते हैं, फाइबर वायर या सूचर्स, उसको भी ये काट सकता है। दूसरा दोस्तों, इसका डिसएडवांटेज रहता है कि सर्जरी के बाद में जब हम एक्सरे करते हैं तो उसके अंदर दिखता है और ताउम्र आपको दिखेगा ही। कहीं भी आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, मेटल डिटेक्टर डिवाइस जो होता है उसमें बीप साउंड इस स्क्रू के साथ आ सकता है। दूसरा, अगर आगे आपको कभी नी में प्रॉब्लम हुआ और एमआरआई का ज़रूरत पड़ा तो एमआरआई की इमेजेस को ये विकृत करता है, उनमें आर्टिफैक्ट पैदा करता है, इमेजेस आपको डिस्टोर्टेड इमेज मिलती है। तीसरा, इसके अंदर जब कभी आगे आपको रिवीजन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए कोई फ्रैक्चर हो गया, मान लीजिए 20-30 साल बाद नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए वही लिगामेंट जिसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है एसीएल वो टूट गया, तो उसको सर्जरी के लिए इसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस स्क्रू का आजकल जो है वो अगर कॉस्ट कोई फैक्टर नहीं है तो इस स्क्रू को इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। इससे ऊपर दोस्तों ये पीक स्क्रू आता है। पीक स्क्रू के अंदर मेटल स्क्रू जो है उसके डिसएडवांटेजेस स्क्रू के अंदर नहीं है। ये एक इनर्ट मटेरियल होता है दोस्तों, जो हड्डी के अंदर रहता तो है लेकिन एक्सरे में दिखता नहीं है। एमआरआई के अंदर इसके कारण से कोई इमेजेस के अंदर विकृति नहीं होती, बाद में एमआरआई करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। निकालना भी स्क्रू को जब रिवीजन सर्जरी करते हैं तो स्क्रू को मेटल स्क्रू की तुलना में थोड़ा आसान होता है। कॉस्ट वाइज पीक स्क्रू मेटल स्क्रू जो है वो का बड़ा भाई है, मतलब महंगा होता है, थोड़ा महंगा होता है, कॉस्ट डिफरेंस है इनके अंदर, परंतु इसके काफ़ी एडवांटेजेस मेटल स्क्रू के ऊपर होते हैं। आजकल लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर दोस्तों जो स्क्रू काम में आते हैं वो बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू होते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन मटेरियल के बने हुए होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। इस स्क्रू की खास बात क्या होती है दोस्तों, जैसे ही ग्राफ्ट हड्डी के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा, खुल जाएगा, वैसे ही साथ साथ में इस स्क्रू का काम खत्म हो गया और ये स्क्रू भी खुलना चालू हो जाता है और 6 महीने 12 महीने 1 साल 1.5 साल के बाद ये स्क्रू अपने आप हड्डी से गायब हो जाता है, हड्डी बन जाता है, ये खुद हड्डी बन जाता है, बोन इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर हाइड्रोक्सी एपेटाइट मटेरियल होता है जो कि बोन इनग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, फास्ट करता है। तो एक तो ग्राफ्ट को यह काटता नहीं है, सॉफ्ट मटेरियल होता है, ग्राफ्ट को काटेगा नहीं, जो कि टाइटेनियम स्क्रू के अंदर प्रॉब्लम था वो इसके अंदर नहीं है। दूसरा, इसके अंदर जो पीक स्क्रू में एडवांटेजेस थे, एमआरआई इमेजेस को डिस्टोर्ट नहीं करेगा। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कि रिवीजन सर्जरी के अंदर यहाँ पे कुछ मिलेगा ही नहीं, आप तो इसको निकालना नहीं पड़ता। इसके कारण रखने के कारण से जो आपने जो टनल बनाया था इसको रखने के लिए, वो टनल
जब अपना काम कर चुकी होती है तो ये स्क्रू अपने आप उसको हार्ड कर देता है और वहाँ पे वो बोन बच जाती है, तो ये स्क्रू या टनल कहीं आपको नज़र ही नहीं आती है। तो रिवीजन सर्जरी के अंदर आपको इस स्क्रू के साथ काफ़ी एडवांटेजेस मिलते हैं। कॉस्ट वाइज ये इन स्क्रूज का सबसे बड़ा भाई होता है, काफ़ी कॉस्ट में डिफरेंस होता है, लेकिन हम पिछले कुछ वर्षों से हमने टाइटेनियम स्क्रू और पीक स्क्रू का इस्तेमाल बंद कर दिया। अब राजस्थान में जितनी भी इंश्योरेंस स्कीम्स चलती हैं मेडिक्लेम्स, उनके अंदर पीक स्क्रू के साथ साथ बायो स्क्रू भी जो है वो कवर हैं। तो हम हमारे लगभग 100% केसेस के अंदर बायो स्क्रू या बायो एच स्क्रू का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, आपको हमने स्क्रूज़ के बारे में काफ़ी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करी हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपको कोई ऑर्थोपेडिक रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो हमें मैसेज करें, हम आगे आपको इस तरह के वीडियोस जो है वो बना के प्रोवाइड करेंगे। शुक्रिया दोस्तों।